CHSL का, CGL का अगर तुमने एग्ज़ाम देने का सोचा या देना चाहते हो, तो ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, कॉन्सेप्ट ऐसे आते हैं, वही चीज़ समझाने वाला हूँ आज की क्लास में। तुमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मेरे से पढ़ लिए, हाँ है ना? अच्छा, एक्टिव पैसिव पढ़ा था? अच्छा, शाबाश। एक्टिव पैसिव तुमने करा है? करे। उसके बाद मैंने पढ़ाया है। किसको पढ़ाया फिर? कोई बात नहीं, आज पेपर दे लो फिर उसके बाद देखेंगे। अच्छा, टेंसेस करें, ठीक है। वोकैब थोड़ी बहुत पढ़ी है, ठीक है, तुम्हारी क्लास में पढ़ाई थी वो। वोकैब करी है हमने शायद थोड़े बहुत हमने इडियम फ्रेजेस करे हैं, ठीक है। मतलब देखा जाए तो कंप्लीट बेसिक हमने सब पढ़ा है। क्लोज टेस्ट तो पढ़ा है, क्लोज टेस्ट तो पढ़ा है। और अगर तुमसे आज का क्लोज टेस्ट हुआ नहीं ना, फिर देखना रीडिंग स्किल्स अपनी बढ़ा लो। 2 महीने हो गए कहते हो मेरे को, अब आ जाओ पेपर डिस्कस करते हैं। 30 सेकंड तुम्हें दूंगा, 30 सेकंड मैं लूँगा। मतलब 30 सेकंड में तुम्हें समझाने दूंगा सिर्फ मैं, और 30 सेकंड में तुम्हें सिर्फ आंसर देने के लिए दे रहा हूँ। तो सोचो फिर मेरे पे और तुम पे कितना प्रेशर है। मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था कि ये चीज़ करूँ। फाइनली वो दिन आ ही गया आज। कुछ नहीं करना है, टाइमर लगाऊंगा, हर एक चीज़ तुम्हारे सामने, 30 सेकंड तुम्हारे, 30 सेकंड मेरे, और पेपर डिस्कस करते हैं आज। अच्छा भला बोला था घर से ना एक बार पढ़ के आना। अभी भी कॉन्सेप्ट देख सकते हो। क्या बोल रहे, तुम्हारी किस्मत अच्छी है? टाइम लगा रहा है, 1 सेकंड रुको। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है ना? चलो, टाइमर कहाँ पे है? थर्टी सेकेंड ऐसे ज़्यादा है, बट फिर भी मैं दे रहा हूँ। चलो पहला क्वेश्चन रीड करो। पहला क्या बोल रहा है कि तुम्हें एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है या पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना है, हमें नहीं पता। ऑप्शन बताओ, A B C D। क्यों सी है? ये पढ़ाया तुम्हें? पढ़ाया है? तुम्हारी क्लास में पढ़ाया है यार, एक्टिव पैसिव तुम्हें पढ़ाया हुआ। अब देखो यहाँ पे तुमने बोला सी है, कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं क्या सी वाला आंसर सही है गलत है। सबसे पहले उसने क्या बोला, द फिशरमैन कॉट ए लार्ज फिश। मैंने तुम्हें सिंपल बताया हुआ है, हमें पहले ना पहचानना पड़ता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में फ़र्क क्या है। एक्टिव वॉइस वो वॉइस होती है जिसमें तुम्हारा सब्जेक्ट और डूअर जो है वो दोनों क्या हैं, सेम। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ द फिशरमैन कॉट अ लार्ज फिश, फिश को पकड़ा किसने, और ये वर्ब से पहले आया है, तो मतलब कहीं ना कहीं सब्जेक्ट भी यही है, डूअर भी यही है, कहीं ना कहीं ये एक्टिव वॉइस है। अब हमें कन्वर्ट किस में करना है, एक्टिव से इसको पैसिव में। अब वो कन्वर्ट कैसे किया जाता है वो तुम्हें इतना याद है, तुम्हें ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ता है सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट को बनाना पड़ता है ऑब्जेक्ट। बना दिया, उसके बाद क्या करना है, बीच में तुमने देखना टेंस लगा कौन सा, क्या देखना है, टेंस कौन सा लगे। देखा जाए कॉट लगा तो कहीं ना कहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म, और लगा हुआ सिंपल पास्ट। और तुम्हें बहुत अच्छे से पता है जब भी एक्टिव पैसिव को कन्वर्ट करते हैं
एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो सिंपल पास्ट होता है। उसका रूल क्या कहता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हर जगह लगाओ, बस मेरे साथ क्या लगा दो, वॉज वर। कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं तुम्हारा आंसर सही है गलत है। तो यहाँ पे क्या आता, अ लार्ज फिश वॉज caught by the fisherman। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मार करते आ जाते। एक नंबर बन गया, एक नहीं 2 बने तुम्हारे। अब काउंट भी करते जाना, 2 मार्क्स में मिल चुके हैं। इडियम फ्रेज आया, मतलब बताना। 30 सेकंड 20 सेकंड दे रहा हूँ, ऑप्शन बताओ ए बी सी या डी। रुको तभी तो छुपाया है। दे दिया आंसर। सुनो, तो मैं क्वेश्चन क्या दिया था, अ क्लोज शेव। सिंपली ना समझना, अगर तुम शेविंग कर रहे हो बहुत ज़्यादा क्लोजली तो खतरा होगा कि कट लग जाएगा, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहीं से कोई आंसर नहीं मिल रहा। डिस्प्यूट का रीज़न होना नहीं, समथिंग दैट इज़ वेरी इजी नहीं, मतलब मरते मरते बचना, कि नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। क्लोज शेव मतलब एक एस्केप, मतलब बच जाना किसी डेंजर से, अ क्लोज शेव। तो ऐसी इडियम्स तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, पता होना चाहिए। तो क्या बोल रहे सिंपल है यहाँ पे, करेक्ट आंसर क्या है नैरो एस्केप का, कि सॉरी क्लोज शेव का, कि एस्केप बच जाना किसी खतरे से। एग्जाम्पल दी उसने, आई हैड अ क्लोज शेव दिस मॉर्निंग। तो इसका मतलब ये नहीं कि सुबह सुबह वो बड़ी क्लोजली शेव करके आया, इसका मतलब ये है कि वो मरते मरते बचा। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दो। सबसे पहले ना क्वेश्चन को समझना, बोला क्या उसने। एक वर्ड दे रखे और 4 वर्ड उसके साथ में दे रखे हैं, तुम्हें बताना है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ऑपोजिट। ऑपोजिट कौन सा है इसका, वो बताना है। इनेट का ऑपोजिट बताना है, ए बी सी डी। बायोलॉजिकल, अच्छा इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स सुनिए, अंदरूनी कैरेक्टरिस्टिक्स जो पहले से ही होती हैं बट बुरी। एक्सट्रिंसिक बाहरी कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारी। अब यहाँ पे देखा जाए इनेट, इनेट का मतलब होता है ऐसी चीज़ या समथिंग जो तुम्हारी बचपन से हो तुम्हारे पास, इनबॉर्न हो, नेचुरल हो। उल्टा बताओ, अगर ऐसा होता इनेट का सिमिलर पूछ लिया होता, इनमें से इनेट का मिलता जुलता थोड़ा बहुत पूछ लिया होता तो तुम बायोलॉजिकल लगा देते कि बचपन से ही या ऐसा ही वो चीज़ पहले से बनी हुई है। बायोलॉजिकल ऐसे ही है। इनेट का मतलब होता है नेचुरल या कोई ऐसी चीज़ जो बचपन से ही है, उसमें बोलते हैं ना इनेट करेक्टरिस्टिक्स, मतलब ऐसी करेक्टरिस्टिक्स जो उसके अंदर बचपन से ही है, पहले से है, इनबॉर्न है। तो उल्टा बताना था अननेचुरल। तो क्या बोल रहे हैं, करेक्ट आंसर क्या है, अननेचुरल। इनेट का मतलब क्या है, इनबॉर्न, पहले से ही है, अंदरूनी होना, नेचुरल होना, एग्जिस्टिंग फ्रॉम द बर्थ, इनहेरिएंट या बायोलॉजिकल, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। अंटोनिम उल्टा बताना है तो वो क्या आता है, अननेचुरल या फिर एबनॉर्मल भी लिख सकते हो। आंसर दो। ये तुमने देखते ही बता दिया कि अ डॉक्टर हु ट्रीट स्किन डिजीजेस, डर्मेटोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट डिजीजेस, आर्थोलॉजिस्ट, सॉरी हाँ हड्डियों का ये, एंड ऑप्थेमोलॉजिस्ट आइज का, ये याद रखना। इतनी जल्दी आंसर कैसे दे रहे हो, एग्जाम्पल दे रखिए, छोड़ो आगे चलो। हम जितना जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी एग्जाम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। समझते हुए, द एशियंट फाउंटेन वॉज हिडन डैश द ट्रीज। अमंग आएगा, अमंग क्यों आएगा, सुनना, तुम्हें 2 वर्ड सिखाता हूं, समझ जाओगे। मैं ये है, ये पेन पकड़ रखे, अगर मैं बोलूं द पेन इज बिटवीन माई हैंड्स तो तुम्हें समझ आएगा पेन जो है हाथों के बीच में है, तो 2 चीज़ों के बीच में। अगर कोई चीज़ 2 चीज़ों के बीच में है तुम बिटवीन लगाते हो, और कोई चीज़ अगर ज़्यादा चीज़ों के बीच में है तो अमंग लगाते हो। आपका नाम क्या, साईनाथ। मैं बोलूँ कि द साईनाथ इज सिटिंग बिटवीन द स्टूडेंट्स, सही गलत है, गलत है। साईनाथ इज सिटिंग अमंग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बीच में बैठे, बहुत सारे हैं। अगर मैं बोलूँ साईनाथ इज सिटिंग बिटवीन साहिल एंड वहीद, आप सही है। अब 2 चीज़ों के बीच में बैठे, 2 इंसानों के बीच में बैठा तो बिटवीन लगा दोगे। अब यहीं पे उसने बोला है कि जो एशियंट फाउंटेन था वो छुपा हुआ था किसमें, ट्रीज के,
क्या आएगा? अमंग द ट्रीज। फॉलो होता है फॉलो करना, मतलब उसके पीछे है, सिंपल। ड्यूरिंग आ ही नहीं सकता, फॉर्म नहीं आ सकता, फॉलो नहीं आ सकता, ड्यूरिंग नहीं आ सकता, एक ही आता, दैट इज अमंग। और तुम बड़े इजीली इसको लगा भी लेते। एक सेकंड, क्या लिखा हुआ है इस पर? कुछ नहीं लिखा, छोड़ दो, हम सॉल्व करते जल्दी। साहिल, ट्राई करना कि इसका आंसर दे दूं, इस क्वेश्चन का आंसर दे दूं, ट्राई करना। 15 सेकंड बचे। एरर बताओ कहां पे है? PQRS और बट ऑप्शन क्या दे रखे हैं? ABCD। ऑप्शन नंबर इस पार्ट में एरर है? नहीं नहीं। और क्यों क्लास में? चल तुक्का लगा दिया, बट इसी में एरर है। एरर क्यों है? शाबाश शाबाश। अब सुनना मेरी बात, बहुत अच्छे से बताया था जब मैंने तुम्हें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवाया था। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में तुम्हें मैंने कहा था कई बार सेंटेंस में तुम्हें दिखेगा वन ऑफ, जहां कहीं भी वन ऑफ दिखे, वन ऑफ द दिखे, वन ऑफ हिज दिखे, वन ऑफ हर दिखे, हमें सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, इसके आगे जो सब्जेक्ट लगता है, इसके आगे जो सब्जेक्ट लगता है वो हमेशा आता है प्लूरल फॉर्म में। यहाँ इसके आगे जो नाउन दिख रहा होता है वो हमेशा कैसे आता है? प्लूरल फॉर्म में। इसके आगे अगर हु विच दैट लगा है तो वर्ब भी कैसे आएगी? प्लूरल। और अगर हु विच दैट नहीं लगा हुआ होता तो वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। ये मैंने बताया था क्लास में। तो टिकल इज वन ऑफ दिखा। अब वन ऑफ व्हाट, क्या है? क्या नाउन ढूंढोगे? नाउन कहाँ पे? यहाँ पे। नाउन यहाँ पे ये है जिसके लिए ये तुम्हारा वर्ब आ रखी है। तो टिकल इज वन ऑफ द ब्रॉडेस्ट एंड डीपेस्ट, मैंने बोला प्लूरल आना चाहिए, सब्जेक्ट्स एंड साइज। अब ना जिसने वो क्लासेस लगाई नहीं है ना, वो एक बार जाओ ऐप के अंदर ना क्लासेस देखो पहले, फिर समझ आएगी, वरना नहीं आने वाली। तो उसने सिंपल सिंपल यहाँ पे उसने क्या बताया कि वन ऑफ द दिखे तो ऑलवेज फॉलोड बाय अ प्लूरल नाउन, हमेशा प्लूरल नाउन उसके आगे आना चाहिए। और नाउन ढूंढते कैसे हो? क्वेश्चन पूछते हो व्हाट का, पूछोगे क्वेश्चन यहाँ पे, टिकल इज वन ऑफ द ब्रॉडेस्ट एंड डीपेस्ट व्हाट, सब्जेक्ट, नाउन है। और जो वन ऑफ द के आगे नाउन आएगा वो हमेशा आएगा प्लूरल, सब्जेक्ट नहीं आएगा, सब्जेक्ट्स आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दोगे जाकिर आप? आंसर बताना है इम्पाउंडेड का। कहीं ना कहीं सारे के सारे ये जो वर्ड है ना नियरेस्ट ही है इसके, बट तुम्हें और नियरेस्ट बताना है जिसका मतलब है। बिना सर्च करे, बिना देखे ट्राई करो, तुक्का ही लगा दो, आंसर दो। ABCD तुक्का नहीं लग रहा? अच्छा, पुट ऑन होल्ड का क्या मतलब है? किसी चीज़ को रोकना थोड़ी देर के लिए, बेच देना। परमिटेड रोक ही देना। और कन्फिस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को होल्ड पे रखना, रोक के रखना बाय मीन्स ऑफ लॉ। हाँ, इम्पाउंडेड का मतलब क्या होता है? अगर सिमिलर वर्ड इससे पूछा जाता है, नियरेस्ट पूछा जाता, तुम क्या लिखते? कन्फिस्टिकेटेड। तो सिंपल क्या बोल रहे हैं? आंसर क्या है? इम्पाउंडेड का मैंने तुम्हें सिंपली बोला किसी चीज़ को रोकना, बट बाय मीन्स ऑफ लॉ। यहाँ यही बोल रहे हैं टू नॉट लेट समबडी यूज समथिंग बाय टेकिंग इट अवे फ्रॉम देम स्पेशली बिकॉज दे हैव ब्रोकन द लॉ। तो किसी चीज़ को, किसी को रोकना कोई चीज़ करने से, लाइक कि अगर तुमने चोरी करी है तो तुम्हें दोबारा चोरी करने से कैसे रोका जा सकता है? जेल में डाल के। तो वही चीज़ बोल रहे हैं इम्पाउंडेड, मतलब कि किसी को कोई चीज़ करने से रोकना बाय मीन्स ऑफ लॉ, सिंपल बोलोगे। या लीगल कस्टडी ऑफ समथिंग स्पेशली व्हीकल और गुड्स, तो एक्सीडेंट हो जाता है तुम्हारा, ठीक है, तो फिर अगर तुम पकड़े जाते हो, बाय कर दी जाती चीज़ तुम्हारी, ठीक है, तो उस चीज़ में। तो एग्जाम्पल दिया उसने कि ही रिकवर्ड ऑल द इमेंस ग्रांट्स ऑफ क्राउन लैंड एंड रेंट्स इम्पाउंडेड बाय द नोबल ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी। मतलब उसने सारे के सारे जितने भी ग्रांट्स थे, ठीक है, क्राउन लैंड्स के और रेंट्स के, वो सारे के सारे क्या कर दिए? रिकवर कर दिए। रिकवर कर दिए कैसे? रिकवर कर दिए। ओ, लाइट किसने बंद करी है?
लेट्स गो। तुमने कोई बात नहीं, फिर बाद में भी तो देखनी तुमने, क्या हो गया बाद में देखनी क्या। देखो उसने सारे के सारे ग्रांट्स जो थे, जो क्राउन लैंड ने और रेंट्स जो थे उसने रिकवर कर दिए, जो कि उस पर क्या करे गए थे, इम्पोज करे गए थे ड्यूरिंग द बाय द नोबल्स ड्यूरिंग द माइनॉरिटी। तो इम्पाउंड मतलब उस पर रोक लगाई गई थी कि ये ग्रांट्स और ये जो क्राउन लैंड्स है, ये रेंट्स जो है ये यूज़ नहीं कर सकता, तो उस पर वो चीज़ें रोक लगाई गई थी, तो लॉ के बेसिस पे लगाना। और कन्फिस्टिकेटेड का भी क्या मतलब रहता है तुम्हारा, कि किसी चीज़ को किसी चीज़ से दूर ले जाना एज अ पनिशमेंट। ठीक है, तो दोनों का मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होता है, सेम होता है। जैसे यहाँ पे उसने एग्जांपल एक और दे रखी है यहाँ पे कि ऑल ब्रायन्स वास्ट प्रॉपर्टी वाज कन्फिस्टिकेटेड इंक्लूडिंग हिज डायमंड वर्थ मिलियंस। तो मतलब उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो उससे दूर कर दी गई थी, ठीक है, ताकि उसे यूज़ ना कर पाए। तो कन्फिस्टिकेटेड का मतलब क्या लिख सकते हो तुम यहाँ पे, इम्पाउंडेड भी लिख सकते हो। डायमंड्स थे वर्थ मिलियंस, जो भी था सब कुछ, वास्ट प्रॉपर्टी जो थी उससे दूर रखी गई थी बाय मीन्स ऑफ लॉ, ऐसे समझ लो। शायद उसे लोन देना हो किसी कंपनी का, है ना, तो उस टाइम पे जब कंपनी क्या करती है, फिर यूज़ नहीं करने देती ना वो चीज़ें, हड़प लेती है इस तरीके से, तो वो समझ लो उसका मतलब इम्पाउंडेड या कन्फिस्टिकेटेड। इसका आंसर दे दोगे ना तो मैं समझ जाऊंगा कि थोड़ी बहुत तुम्हें नॉलेज है, थोड़ा बहुत समझ आता है। साइनाथ ट्राई करोगे? नहीं? जाकिर के साथ ट्राई करना। द फंड डैश रिड्यूस सिग्निफिकेंटली व्हेन मोम डिसाइडेड टू टैग अलोंग। यहां से इतना समझ आ रहा है, फन मतलब मौज मस्ती। अच्छा काउंट कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, आज मैंने एक बाल्टी मौज मारी है, काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो काउंट नहीं कर सकते तो यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड लगाना जो सूटेबल हो, सूटेबल वर्ड लगाना, ट्राई करना। तो क्या बोल रहा है कि द फन डैश रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली, कहता जो फन का जो भी था, नहीं पता मार्क था साइन था, एकदम से गिर गया जब मेरी माँ ने डिसाइड करा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। टैग अलॉन्ग मीन्स साथ साथ में जाना या साथ में चलना। बच्चे होते हैं कि पिकनिक जाना, पिकनिक जाना, मजे मारेंगे, मम्मी ने बोला मैं भी चलूंगी साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मार्क आ सकता है? क्या तुम फन को एक मार्क के बेसिस पे देख सकते हो कि 1 2 3 4 डिग्री है? नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, अनकाउंटेबल है। फन का साइन होता है, बनाओ कोई फन का साइन अगर तुम बना सकते हो। नहीं होता। अच्छा मूवमेंट नहीं बचा एक, इसको तुम डिग्री बोल सकते हो, डिग्री ऑफ समथिंग। तो यहां पे तुम सिंपल क्या लिखते, द फन कोशेंट इज reduced, the fun quotient reduced significantly when mom decided to tag along। तो जो फन की जो डिग्री थी, डिग्री ऑफ समथिंग, अब काउंटेबल लगा सकते हो, सॉरी अब अनकाउंटेबल है, तो डिग्री तुम्हें कितनी डिग्री थी नहीं पता, बट अगर यहाँ पे तुम मार्क लगा देते ना तो तुम्हें इतना होगा कि मार्क तुम लगा रखा है कि ये 10 तक जाए तो फन नहीं होता, 10 के ऊपर जाए तो फन होता है। तो जैसे ही 10 तक था ठीक था, मम्मी आई तो 5 हो गया, तो फन क्वेश्चन जो था, फन मार्क था रिड्यूस हो गया। ऐसा नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, ऐसी चीज़ लगानी जो मैच कर जाए। कर सारी जाते हैं बट थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो क्वेश्चन का मतलब था डिग्री ऑफ समथिंग, तो जो फन की जो डिग्री थी वो कम हो गई जब माँ ने क्या कहा, तुम कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले, मैं भी तुम्हारे साथ पिकनिक पे जाऊंगी। तो क्वेश्चन अ डिग्री और अमाउंट ऑफ स्पेसिफाइड क्वालिटी और करेक्टरिस्टिक। सो फॉर द गिवन फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन इज द मोस्ट सूटेबल वर्ड। बात करते हैं आगे। इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, आपका नाम क्या? एहराज, एहराद, एहरार, सही है। अब आंसर दो, कोई आंसर नहीं देगा, फिल करके बताना क्या आएगा। आपको लगता है बी आना चाहिए? शाबाश, गलत है। और कोई? क्या आना चाहिए? ए। ये फायदा है ना पढ़ने का, ना पढ़ने का फायदा होता है, कुछ भी याद नहीं रहता। ऑप्शन नंबर, अब ना जिसको अब मैं यहाँ बताऊंगा ना फिर तुम्हें दिमाग में आएगा अच्छा ये था। अच्छा सबसे पहले तो बात करते हैं, तुम्हें दिखा फॉर, है ना, सिंस फॉर तो एक ही जगह पे लगता है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बात कर दी मैंने 1940 की, ये चला गया किस पे? तो प्रेजेंट तो लगा ही नहीं सकते थे, सिंपल पास्ट तो आ ही नहीं सकता था, कॉन्टिन्यूस में कब से सिंस फॉर लगाने लगे? ऑप्शन देखा था, 1 बजता था, 10 सेकेंड। मैं बोल रहा हूँ बच्चा अंदर भी होता ना, हाथ लगा के दिखाता कि ये वाला आंसर है, तो तुम पता नहीं क्या कर रहे हो, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही।
तो सिंपली क्या बोल रहे हैं, मेंशन एक्शन जो है वो पास्ट में हुआ है, कंटिन्यू रहा था कुछ समय के लिए, ठीक है, उस सेंस फॉर लगा हुआ है, एक ही टेंस लगाओगे क्या, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मार्क्स बताने तुमने अपने, आइडेंटिफाई वन ऑफ विच ऑफ द करेक्ट इज करेक्ट एंड मार्क योर आंसर अकॉर्डिंगली। सब में से इनमें से सही कौन से? शाबाश। तुम्हें माउंटेन का स्पेलिंग आता है? माउंटेन इसका स्पेलिंग बताना। ऑप्शन नंबर डी। सी वाले कौन थे? तुम्हें माउंटेनियस का स्पेलिंग नहीं आता? थे सी, तुम में से सी वाले भी थे। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। अब ये क्वेश्चन समझना किस वे में डाला उसने। क्वेश्चन पता कैसे डाला है? उसने बोला ये लो तुम्हारे सामने मैंने पूरा का पूरा एक क्वेश्चन रख दिया, अब मैंने उसको क्या करा है, नीचे ना अलग अलग सेंटेंसेस में उसको डिवाइड करके रखे, तुम बताओ गलती कहां पे है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि मतलब क्या है। कहता है एक्सपीरियंस ये बता रहा है कि जो चेंज देखा गया है क्लोज्ड इकोनॉमी से मर्चेंटाइल इकोनॉमी में, उसने क्या क्या हैज प्रेजेंटेड व्हाट, ह्यूमन सोसाइटी, इन्यूमरेबल प्रॉब्लम्स। तुम्हें दिक्कत दिख रही है कहीं पे? कहीं दिक्कत दिख रही है? सुनना ध्यान से। एक्सपीरियंस ये बता रहे हैं जो चेंज हुई है क्लोज्ड से मर्चेंटाइल इकोनॉमी में, उसने क्या प्रेजेंट करा है? हाँ, उसने क्या प्रेजेंट करा है? प्रॉब्लम्स। कहां पे? तो मेरे को एक चीज बताओ, जो चीज करी है वो पहले लिखोगे और जिस चीज पे हुई है वो चीज बाद में लिखोगे। लास्ट वाले सेंटेंस में गलती है। इसको लिखते कैसे कि एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द चेंज ओवर फ्रॉम अ क्लोज्ड इकोनॉमी टू अ मर्चेंटाइल इकोनॉमी हैज प्रेजेंटेड व्हाट, इन्यूमरेबल प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन सोसाइटी। तो ये पहले आता और ये वाला सेक्शन आता इसके बाद में। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं जहां पे बात जिसकी करी गई होती है वो पहले लिखो, उसके बाद में आगे लिखो। गलती मत करना। अभी थोड़ा सा इजी लेके आया हूं तुम्हारे लिए, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें ऐसे ही समझ आ गया। चेंज करना। द डिटेक्टिव फाउंड द लॉस्ट नेकलेस। अब ये एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करना था, तुमने क्या करना था, इसको क्रॉस में करना था। उसके बाद तुम्हें दिखा फाउंड, तुम्हें देखी वर्ब की सेकंड फॉर्म, चेंज करोगे वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, यहाँ वॉज वर लगाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे जब एक्टिव से पैसिव में जाओगे। चेंज करो। द लॉस्ट नेकलेस वॉज। अब बड़े सारे बच्चों के ना दिमाग में थोड़ा सा गंद भरा बड़ा है, वो निकालता हूँ। किस किस को ये लग रहा है कि फाउंड की थर्ड फॉर्म फाउंडेड होती है? फाउंड की थर्ड फॉर्म जो है यहाँ पे फाउंड ही है। कैसे है सुनो, एक वर्ड होता है तुम्हारा फाइंड। फाइंड मतलब ढूंढना, सेकंड फॉर्म क्या है? फाउंड। थर्ड फॉर्म क्या है? फाउंड। ये वाला फाइंड का मतलब है ढूंढना, बट एक वर्ड आता है तुम्हारा फाउंड। ये फाउंड अलग वर्ड है, स्थापना करना। तुम बोलते हो ना ही फाउंडेड डैश डायनेस्टी, मतलब उसने उस डायनेस्टी की स्थापना करी थी। तो फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड ये अलग है, दोनों में फ़र्क है। याद रखना, एक का ढूंढना है, एक की स्थापना करना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि द लॉस्ट नेकलेस वॉज फाउंड बाय द डिटेक्टिव। तो ढूंढे, स्थापना थोड़ी करी थी नेकलेस की। तो ये समझ आना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को वर्ब समझना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की। आंसर देना जल्दी से, आंसर 1 2 3। बस प्रेशर बिल्ड किया नहीं तुम पे और तुमने क्वेश्चन भी पढ़ना नहीं शुरू कर दिया। कर क्या रहे हो? ये होता है एग्जाम में। एग्जाम बैठो एग्जाम दे रहे हो, पीछे तुम्हारे एग्जामिनर जो ले रहे तुमसे वो खड़ा हो गया, आता जाता भी भूल जाएगा। प्रेशर होता है, पहली बार होता है। नहीं दिया ना पहले एग्जाम, देखा? आंसर दो, क्या आएगा? ये क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा है अभी तो, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाए हो। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग। ऑपोजिट बताना है।
ऑब्लिगेटरी होता है कंपल्सरी, बाय चांस प्रॉब्लमेटिक तो निकाल ही दो, एलिमिनेट करना है। सिमिलर ये आ गया, उसने पूछा ऑपोजिट, अननेसेसरी जो ज़रूरी नहीं है, बात खत्म। ढूंढ क्या रहे हो आप? रुको थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करते हैं तुम पे। हितेश आंसर दो। अच्छा एलिमिनेट करना सिखाता हूँ, एलिमिनेट करना सिखाऊँ? नहीं पता हमें, एक भी वर्ड का यहाँ पे मतलब नहीं पता। कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्ट तो तुमने सुना ही होगा, ये नहीं सुना तो इगोइस्ट तो सुना ही होगा। तो जो बंदा वर्ल्ड को अपनी कंट्री मानता है उसको ईगो होती है। शाबाश। ऑप्टिमिस्ट वो होते हैं जो सही सोच रखते हैं, अच्छे वे में, हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेते हैं। कोई सेंस आ रही है यहाँ पे? बोला कुछ नहीं। कैनिबल कौन होता है? जो इंसान को ही खाता हो। निकाल दो, बचा एक। तो ऐसा पर्सन जो पूरे वर्ल्ड को अपनी कंट्री मानता हो, कॉस्मोपॉलिटन। तो सिंपल क्या बोल रहा है? कॉस्मोपॉलिटन इज एन एडजेक्टिव एंड इट्स मीनिंग इज कंटेनिंग और हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ पीपल। देखो यहाँ पे कॉस्मोपॉलिटन का मतलब एक और होता है कि लिटरली समझ लो कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे हर एक जगह के लोग रहते हो, पूरी कंट्री, पूरी वर्ल्ड के तुम कंट्रीज़ के लोग जहाँ पे एक जगह पे रहते हो, या तुम उस एरिया को भी क्या बोलते हो? कॉस्मोपॉलिटन एरिया बोल सकते हो। तो क्या बोल रहे हैं? कंटेनिंग और हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ पीपल एंड थिंग्स फ्रॉम मैनी डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा पर्सन जिसको बड़ी सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस भी हो, पूरे वर्ल्ड का एक्सपीरियंस हो, उसको कॉस्मोपॉलिटन बोलते हो। या फिर ऐसा पर्सन जो पूरे वर्ल्ड को अपनी कंट्री मानता हो, उसको कॉस्मोपॉलिटन बोलते हो। तो न्यूयॉर्क इज़ अ हाईली कॉस्मोपॉलिटन सिटी। तो मतलब देखा जाए तो वहाँ पे हर मतलब कि हर ट्राइब के, हर धर्म के, हर जगह, मतलब जगह जगह के लोग वहाँ पे रहते हैं। तो कॉस्मोपॉलिटन के 3 मतलब है, तीनों का मतलब एक ही है। पूरे वर्ल्ड को अपनी कंट्री मानता हो जो पर्सन, कॉस्मोपॉलिटन उसे कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोग सारे रहते हो, उसको कॉस्मोपॉलिटन एरिया कहा जाता है। और ऐसा पर्सन जिसको हर एक चीज़ की नॉलेज हो, स्पेसिफिकली कहाँ के क्या क्या लोग हैं, कहाँ किस एरिया है, उसको भी क्या कहा जाता है? कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है। ये याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आंसर जी रूही, आंसर दो जी। अगर इसका आंसर नहीं दिया ना तो समझ लो कि कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे पढ़ गए। पंकज, रूही नाम है आपका? फिर क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। और इडियम है कहाँ पे? इडियम ये है, इसका मतलब बताना है। पंकज मार्क्स काउंट करना कि कितने आए आपके। अराउंड 20 छोड़ो, अगर 50 मार्क्स का ये टेस्ट ले रहा हूँ ना तो 35 मिनिमम आने चाहिए। आ जाएंगे पक्का? जल्दी। ऑप्शन नंबर सी। शाबाश। तुम्हारा मेरे को एक चीज़ बताओ, कॉट रेड हैंडेड सुना? रंगे हाथ पकड़ना मतलब कुछ काम गलत कर रहे थे, गलत काम करते हुए पकड़ना। तो रंगे हाथ पकड़ने का मतलब क्या है? एप्रीहेंड समवन इन कोर्स ऑफ रॉन्गिंग, कि किसी बंदे को गलत करते हुए पकड़ लेना। कुछ बोलूंगा छोड़ो, आगे चलो। वाइल क्रॉसिंग अ रोड अ स्नेक वॉज सीन। सुनना यहाँ पे उसने क्या बोला हुआ है कि एक सेंटेंस का एक पार्ट उसने बोल्ड कर रखा है। ये वाला पार्ट उसने क्या रखा है? बोल्ड करके रखा हुआ है। अब वो बोल क्या रहे हैं यहाँ पे? तुम्हें इसका अल्टरनेटिव बताना है। समझना, उसने तुम्हें कुछ नहीं बोला कि मैं एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट कर रहा हूँ, या ये कोई एक सेंटेंस है जिसका उल्टा मतलब बताना है। उसने सिंपल बोल दिया अल्टरनेटिव बता दो। फिर तुमने जब तुम्हारी नज़र पड़ी ना, थोड़ी बहुत तुम्हारी नज़र अगर पड़ी, तुमने देखा यहाँ पे ऑप्शन ए स्नेक वॉज मूविंग, ही सॉ अ स्नेक वॉज ऑब्जर्व्ड, नो इम्प्रूवमेंट। अ स्नेक वॉज सीन, मैंने बहुत अच्छे से बताया। अगर वॉज वर्ब के साथ कहीं पे वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है ना, तो ये समझ लो। तुमने कभी वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखी है? नहीं देखी है ना। वॉज वर्ब यहाँ तो अकेला आएगा तो सिंपल पास्ट बता देगा, या वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है V1 + ing, तो मैं मान लूँगा पास्ट कॉन्टिन्यूस। अगर वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है ना, तो इतना समझो ये पैसिव में है, और पैसिव में सिंपल
पास्ट में है क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म हर जगह लगती है वहाँ पे। अब पैसिव में था, कन्वर्ट करना किस में, एक्टिव में, अल्टरनेटिव बोले ना, करो सिंपल, ही सॉ। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ आ रही है, यहाँ पे तो ही था ही नहीं, है ना, तो सिंपल एक चीज़ बताओ, अ स्नेक वॉज सीन, अगर स्नेक को देखा गया किसी के द्वारा तो देखे गए, तो स्नेक वॉज सीन बाय हिम। अब तुम बोलोगे यहाँ पे हर भी तो आ सकता था, अ स्नेक वॉज सीन बाय हर, मैंने हर क्यों लिखा? अब सुनो, इसके पीछे रीज़न बता गया, एक चीज़ आती है रिडंडेंट, क्या आता है, रिडंडेंट आता है, ये रिडंडेंट था, निकाल देते हो। अब मैं बोलूँ अ स्नेक वॉज सीन, तो मतलब सांप देखा गया, किसी ने तो देखा होगा, तो यहाँ पे अननेसेसरी पता क्या है कि किसी ने देखा होगा, निकाल दो, क्यों लिखना है, एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, निकाल दिया। बट तुम्हें जब तुम यहाँ पे लिखने आए हो, तुमने फिर ऑब्जेक्ट तो लगाना ही था, ये ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट था, चेंज करते उल्टा चेंज कर रहे हो तब भी चेंज तो करना ही था। ही पहले आया और मैंने यहाँ पे हिम लिखा, हर क्यों नहीं लिखा, पूछा तुमने, मेरे को तो पता नहीं है लड़के ने देखा लड़की ने देखा, मेरे को नहीं पता, मैंने हिम क्यों लिखा, हर क्यों नहीं लिखा। याद रखना, जब भी प्रेफरेंस दी जाएगी हमेशा किसको दी जाती है, बस यहीं दी जाती है और कहीं नहीं मिलती तुम्हें प्रेफरेंस, ठीक है, यहाँ याद रखना। तो ही सॉ स्नेक, इसको ऐसे करेक्ट करके लिखेंगे। आगे चलते हैं, आंसर दो। कहता है ये जो वर्ड जो है बोल्ड करे, ये आता है तुम्हारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्वेश्चंस आते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, आंसर दो कौन सा सही है, ए बी सी डी। कौन से, ए कहाँ देखा, बी, डी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब सुनना, ब्रॉडकास्ट जो है इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, ये बिल्कुल नहीं होती, ब्रॉडकास्ट की थर्ड फॉर्म ब्रॉडकास्ट ही होती है। और तुम्हें पता है इसकी स्पीच ब्रॉडकास्ट करी गई है लास्ट सेंटेंस, तो किसी के द्वारा करी गई है, तो तुम्हें समझ आ रहा है यहाँ पे वॉज लगे और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी थी, मतलब ये पैसिव में था कहीं ना कहीं, तुम्हें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए थी। और जो तुमने यहाँ पे ब्रॉडकास्टेड लगाया है ना, ये एडजेक्टिव है। ब्रॉडकास्टेड पता है कब लगा सकते हो, यहाँ पे लिख देता ही ब्रॉड कास्टेड द स्पीच। अब सही है क्योंकि स्पीच क्या है, नाउन, और नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। अब ये सही है, अब कोई गलती नहीं है। बट यहां पे हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉज के बाद, तो वॉज की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सॉरी ब्रॉडकास्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रॉडकास्ट ही होती है, इसलिए क्या लिखे ब्रॉडकास्ट। यहां पे क्या बोल रहे हैं, the third form of was broadcasted is broadcast. So the correct sentence, his speech was broadcast over the radio. The last question पूछूं, क्वेश्चन पूछूं, तुम्हें कैसे पता चला कि यहां पे मेरे को सिंपल पास्ट लगाना है? क्या ये सिंपल पास्ट है? बेशक पैसिव में है, पैसिव में होने से मतलब होता है कि वो आपकी थर्ड फॉर्म दिखेगी हर जगह पे, बेशक पैसिव में है, बट है तो ये कहीं ना कहीं सिंपल पास्ट। तुम्हें कैसे पता चला यहां पे सिंपल पास्ट ही आना चाहिए? तुम्हें दिखा यहां पे लास्ट थर्सडे, यहां पे दिखा पॉइंट ऑफ टाइम, जहां कहीं भी टाइम का मतलब पॉइंट दिख जाए, एक ही चीज याद रखना, वहां पे क्या लगता है, सिंपल पास्ट। आंसर दो, आंसर दो। इम्पंज्ड, सिमिलर कौन सा लग रहा है? एक्सपेल्ड बाहर निकाल देना, रिवॉर्डेड प्राइज देना, गिव अलाउंस कुछ सामान देना, या कुछ थोड़ा सा बोलो कि पैसे से हेल्प कर देना, या कुछ छूट दे देना। इम्पंज्ड का मतलब होता है चैलेंज,
ये चीज़ याद रखना। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखी होगी उसमें, ही चैलेंज द ऑर्थोडॉक्स व्यूज ऑन एजुकेशन। तो यहाँ पे चैलेंज की जगह तुम क्या कर सकते हो, इम्पंज्ड भी लिख सकते हो कि उसने इम्पंज करा किसे, या उसने चैलेंज करा किसे, जो व्यूज़ हैं, जो मिथ्स हैं, किसको लेके, एजुकेशन को लेके, कि लड़कियों को नहीं दी जानी चाहिए, लड़कों को दी जानी चाहिए। तो जो मिथ है उस पर उसने क्या करा, चैलेंज करा, या फिर तुम क्या लिख सकते हो, इम्पंज्ड। तो इम्पंज का मतलब चैलेंज्ड या फिर चैलेंज करना। वाह, तुम्हें मैं 3 मिनट दे रहा हूं और 3 मिनट के बाद मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। रीड करना मतलब समझाना। 1 सेकंड रुक जाओ, 3 ज़्यादा हो जाएंगे, 1 ले लो। मैंने तुम्हें क्लोजर्स पढ़ाए थे, तुम्हें एक चीज़ बोली थी, पहला काम तुम्हारा होना चाहिए रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग स्किल अच्छे होने के बाद जब तुम्हें रीड करना है ना, तो फिलिप्स को तो देखो ही मत, ठीक है, कोई बात नहीं, करो रीड। देखा, 1 मिनट हो गया, पता नहीं चला। चलो एक और ले लो। मैंने तुम्हें मतलब बोला समझाने, मैंने तुम्हें ये नहीं बोला ऑप्शन फिल करो। ऑप्शन मैं फिल करके दे दूंगा, टेंशन मत लो। मतलब बताओ जल्दी से। तो मतलब बताना है आपने, मतलब नहीं, कोई बात नहीं, क्या हो गया, तुम क्लास ना पढ़ा करो ना, आराम से पढ़ा करो, ठीक है। बहुत हो गया, 11-12 तक तुमने बड़ा फेस कर ली हुआ है, दिक्कत झेला हुआ है, उसके पीछे भी रीज़न चलो मान लेता हूँ नहीं पढ़ाया गया। बट जब तुम इतने मैच्योर हो चुके, इतने बड़े हो चुके, तुम्हें पता है सही क्या गलत क्या, फिर भी तुम घर जाके रीडिंग नहीं कर रहे, तो फिर तो बेइज्जती नहीं कर रहा तुम्हारी, तो समझो कि छोड़ रहा हूँ तुम्हें। जल्दी बताओ। अच्छा, थोड़ा सा ना मतलब समझते हैं, टाइम खत्म होने दो। 2 मिनट में तुमने मतलब समझाया नहीं। साहिल, थोड़ा सा मतलब बताना चाहोगे, लाइट सा, क्या समझ आई है? हाँ, और बुक के बारे में बताया कहीं पे, ठीक है, ठीक है, बस। अब सुनना, सिंपल उसने क्या बोला है, अमेरिकन चिल्ड्रंस बुक। अमेरिकन चिल्ड्रंस की बुक पता नहीं क्या है, डैश में है, हमें नहीं पता, बट उसने कहीं ना कहीं किसी का नाम लिए, दैट इज बेवरी कैलरी, हु रिस्पॉन्डेड टू, मतलब कहीं ना कहीं ये एक इंसान की बात कर रहा है कि अमेरिकन चिल्ड्रंस बुक जिसने लिखी थी, बेवरी कैलरी, उसने क्या करा, रिस्पॉन्ड करा किसको, एक यंग रीडर जो था उसकी प्ली को, उसकी रिक्वेस्ट को उसने रिस्पॉन्स करा, रिस्पॉन्स दिया बड़े ज़्यादा एक किसमें, ह्यूमरस वे में, ठीक है। और उसने जो बुक लिखी थी ऑन द लाइव्स ऑफ रेमोना क्विम्बी, हेनरी हगिन्स एंड अदर चिल्ड्रंस, तो मतलब उसने रिस्पॉन्ड करा एक बड़े ही ह्यूमरस वे में, जिसके ऊपर उसने बुक लिखी थी। कैरेक्टर्स का नाम बताया उसने कि रेमोना क्विम्बी, हेनरी हगिन्स एंड अदर चिल्ड्रंस, जिन्होंने उसकी 40 बुक से भी ज़्यादा में प्रेजेंट थे, उनकी ज़िंदगियों के बारे में लिखा था उसने। जो रियलिस्टिक कैरेक्टर्स वो उठाए थे उसने, उनके ज़िंदगियों के बारे में लिखा था उसने 40 बुक्स में। और उसने एक यंगर रीडर था, उसकी रिक्वेस्ट को बड़ा ह्यूमरस वे में रिस्पॉन्स किया, ठीक है। किसने किया? बेवरी कैलरी ने। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, हैज़ डाइड एट एज ऑफ 104 नहीं 104, पब्लिशर हार्पर कॉलिन्स सेड। और वो जो बेवरी कैलरी थी वो 104 की एज में मर गई, ठीक है। किसने कहा? हार्पर कॉलिन्स ने। अब कैलरी डाइड थर्सडे एट हर होम इन कैरामेल कैलिफोर्निया वेयर शी हैड लिव्ड सिंस 1960। कहाँ मरी है छोड़ दो। अ स्टेटमेंट फ्रॉम हार्पर कॉलिन्स सेड नो डैश ऑफ डेथ वॉज गिवन। तो मतलब कोई भी डेथ का
जैसे प्रूफ, रीज़न नहीं था, अभी तक हमने पढ़ा नहीं है बट स्टिल हमें मतलब समझ आना थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया। फिर उसने बोला द ऑथर सेड शी हैज़ एस्पिरेशंस ऑफ राइटिंग एज अ 6th ग्रेडर बट फर्स्ट बिकेम अ लाइब्रेरियन। जब वो 6th क्लास में थी तो वो एक क्या बनना चाहती थी, राइटर बनना चाहती थी। वो राइटिंग्स अपने लिखना चाहती थी, पोइम्स लिखना चाहती थी, बट सबसे पहले वो क्या बनी, एक लाइब्रेरियन बनी एट अ डैश इन यकीमा वाशिंगटन। शायद यहाँ पे लाइब्रेरी लग रहा है, लाइब्रेरी आ सकता है, एट अ लाइब्रेरी। सबसे पहले एक लाइब्रेरियन बनी, किस लाइब्रेरी में, यकीमा वाशिंगटन में। एक यंग बॉय था जिसने उसे इम्पेटस होते स्टार देना, प्रोत्साहन जगाना। तो अ यंग बॉय प्रोवाइडेड द इम्पेटस फॉर हर राइटिंग करियर व्हेन ही आस्क्ड कैलरी वेयर ही कुड फाइंड बुक्स अबाउट किड्स लाइक अस। सुनना ध्यान से, एक लड़का था, जब वो उसके पास आया और उसने बोला कि हम जैसे जो बच्चे होते हैं तो उनके बारे में बुक्स कहाँ लिखी जाती है, वो कहाँ पढ़ी हैं। तो उसको देखा, उसने सोचा यार बच्चों पे तो बुक्स लिखी जानी चाहिए, बट उसने किस बच्चों पे बुक लिखी अब वो समझना। उसने बोला कैलरीज डिसाइडेड शी वांटेड टू राइट अबाउट ऑर्डिनरी ग्रबी किड्स। वो नॉर्मल किड्स के ऊपर बुक्स नहीं लिखना चाहती थी। ग्रबी किड्स मतलब कि जो बाहर नहीं घूम रहे होते, अनाथ बच्चे होते हैं, उन बच्चों पे बुक्स वो लिखना चाहती थी। She told the Los Angeles Times, rather than the English school boys and girls who seem to dominate the plots of children's dash at the time। और सिंपल क्या बोल रही है, जो लड़के लड़कियां उस टाइम पे डोमिनेट करते थे, चिल्ड्रंस बुक्स जो पढ़ते थे, उसने वो ना लिखते हुए किन पे बुक्स लिखी थी, उन ग्रबी किड्स पे। सिंपल समझ आता है। अब उसने बोला बताओ ब्लैंक 5th में क्या आएगा। बात कर रहा है पोएम्स की, हर एक चीज़ की। तो मैंने तुम्हें इतना बताया था, तुम्हें क्या याद रखना है, तुम्हें रीड कर लिया, थोड़ा थोड़ा मतलब समझ आ गया। अब जिसकी बात करी है वो ढूंढो। प्रोबेबिलिटी की, साइंस की, केमिस्ट्री की, लिटरेचर की बात करी है। पोएम्स प्रोजेस लिटरेचर में आते हैं। सेकंड उसने बात करी ब्लैंक 3 में बताना है, सब्स्टिट्यूट आएगा, फ्रेज आएगा, कॉमनल आएगा, कॉज आएगा। तो ब्लैंक 3 में देखो तो कहता नो डैश ऑफ डेथ वॉज गिवन, नो रीजन या फिर नो कॉज। तो यहाँ पे कौन सा सूट करता है, नो कॉज ऑफ डेथ वॉज गिवन। सेकंड क्या बोला, अब सेकंड में फिल करना, विच फॉलोइंग सेकंड, डेप्रिशिएटेड, सबड्यूइंग, कैरेक्टराइज या पॉपुलेटेड। बोल रहे हैं कि हेनरी हगिन्स एंड अदर चिल्ड्रंस हु डैश हर मोर देन 40 बुक्स। उसकी बुक्स में थे या उसकी बुक लिखी थी या उसकी इंप्रूवमेंट करी थी, नहीं, इंप्रूवमेंट तो बिल्कुल नहीं करी, कैरेक्टराइज तो कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है। डेप्रिशिएटेड कम तो बिल्कुल नहीं करी है, सबड्यूइंग छोड़ दिया, नहीं। पॉपुलेटेड, जो कि उसके 40 से ज़्यादा रियल कैरेक्टर्स के बारे में लिखा था, तो पॉपुलेटेड जो है उसकी बुक्स में लिखा गया था 40 से ज़्यादा उन बच्चों के बारे में। तो पॉपुलेटेड मोर देन 40 बुक्स। आगे इसने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर 4। इसको तो तुमने बिना देखे लगाया होगा कि एट कहाँ पे था। पहले वो लाइब्रेरियन बनने का उसने सोचा, एट लाइब्रेरियन यकीमा वाशिंगटन। और पहले में क्या आएगा, पहले में क्या दे रखा है उसने, रेसलर थी, ऑथर थी, क्रिटिक थी, कॉलमनिस्ट थी। रेसलर नहीं थी, रेसलर होती बुक नहीं लिखती। तो सिंपल क्या, अमेरिकन चिल्ड्रंस बुक ऑथर, नाम क्या उसका, बेवरी कैरल, जिसने रिस्पॉन्ड करा एक यंग रीडर्स की प्ली को, कि जो उसने रियलिस्टिक कैरेक्टर्स डाल रखे हैं, उसे ह्यूमरस वे में रिस्पॉन्ड करा। एंड जो उसकी बुक में 40 से भी ज़्यादा बुक्स जो लिख रखी थी, पॉपुलेटेड जो थे, स्टूडेंट्स जो थे वो पॉपुलेटेड थे। पॉपुलेटेड मतलब ये मत समझ लो कि इसकी बुक में बात करी गई थी 40 से भी ज़्यादा बच्चों की। पहले वो क्या बनना चाहती थी, पहले अच्छा डेथ हो गई 104 की एज में, ठीक है, वो बनना क्या चाहती थी, ओह एक राइटर बनना चाहती थी, ठीक है। तुम लाइब्रेरियन बोल रहे हो, राइटर बनना चाहती थी, बन क्या गई, लाइब्रेरियन। और फिर उसने एक यंग लड़का था जिसने जब उससे ये पूछा कि हम जैसे लड़कों के लिए बुक्स कहाँ पे होंगी, तो फिर इसको एक इम्पेटस मतलब स्टार्ट मिला, एक प्रोत्साहन मिला, जिसकी वजह से उसने फिर बुक लिखना शुरू करी, किस पे, ग्रबी किड्स के ऊपर। और उसका लिटरेचर जो था वो, चलो आंसर दो। अच्छा ये भी करा वो तुमने, पैराजम्बल। पैराजम्बल, पैराजम्बल करना सिखाया है मैंने तुम्हें। सिंपल बोला है, सब्जेक्ट ढूंढो जिसकी बात कर रहा है, बात खत्म करते हैं। क्या ऑफ पहले आ सकता है, तो पी तो बिल्कुल पहले आ ही नहीं सकता। टू पहले आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। मतलब क्यों तो आ ही नहीं सकता। आर आ सकता है, आ सकता है। क्या एस आ सकता है, इससे कब से सेंटेंस स्टार्ट होना शुरू हो गया। और अगर इससे हो भी रहा है तो क्वेश्चन मार्क कहाँ पे है,
नहीं है ना कहीं भी, तो वर्ब के साथ कभी क्वेश्चन शुरू हो ही नहीं सकता। तो कहता है डोमिनेशन और कंपल्शन, ऑप्शन नंबर आर पहले आएगा, ये सारे निकाल दो। अब आर पी आएगा आर क्यू आएगा, वो देखते हैं। कहता है डोमिनेशन और कंपल्शन ऑफ, डोमिनेशन और कंपल्शन ऑफ और कंपल्शन ऑफ एनी काइंड इज अ डायरेक्ट हिंड्रेंस टू फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस। सिंपल बोल रहा है आर पी एस क्यू। कहता है डोमिनेशन मतलब डोमिनेट करना या कंपल्शन लगाना, रोक लगाना किसी भी काइंड का फ्रीडम पे या इंटेलिजेंस पे देखा जाए तो वो एक डायरेक्ट हिंड्रेंस होती है। मतलब आर पी एस क्यू, डोमिनेशन और कंपल्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ एनी काइंड इज अ डायरेक्ट हिंड्रेंस टू फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस। तो वो देखा जाए तो डायरेक्ट एक रोक है किस पे, फ्रीडम पे और इंटेलिजेंस पे। क्या डोमिनेशन या फिर कंपल्शन। बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की। नहीं, ऑप्शन क्या एस क्यू है ना, नहीं एस क्यू ठीक तो है, ठीक है। क्या हो गया है? कहता है डोमिनेशन और कंपल्शन ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरीके की डोमिनेशन या कंपल्शन जो है एक डायरेक्ट हिंड्रेंस हो सकती है किस चीज़ के लिए, टू फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस। जो तुम बोल रहे हो वो भी लिखना हो तो चल जाएगा, बट सही हो नहीं है कि यही हो, छोड़ो आगे चलो, आंसर तो खत्म करते। अच्छा फॉर तो आ नहीं सकता पहले, ठीक है, और भी पहले आ नहीं सकता। ऑप्शन बचा हमारे पास क्या, क्यू से स्टार्ट होगा, आर से स्टार्ट होगा, क्या हो गया लास्ट में दे रखे ऑप्शंस, लास्ट में लगे हैं। ये पी है, ये क्यू है पूरा, तो आर वाला पहले आएगा, तो आर वाला लगाओ पहले। फ्रीडम डज नॉट मीन द अपॉर्चुनिटी, फ्रीडम का ये मतलब नहीं है कि खुद को तुम क्या करो, पहले सेल्फ ग्रेटिफिकेशन दो और बाकियों को तुम ऐसे ही रखो। तो ऑप्शन नंबर क्या आर पी आ सकता है पहले, आर क्यू, हाँ। तो फ्रीडम डज नॉट मीन द अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन और द सेटिंग असाइड ऑफ कंसिडरेशन फॉर अदर्स। तो फ्रीडम का ये मतलब नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो पहले खुद के लिए रखो और बाकियों को अलग रख दो, उन चीज़ों से विमुख कर दो। तो इसका मतलब ये नहीं है, फ्रीडम का मतलब कुछ और है, तुम भी जियो दूसरों को भी जीने दो। ऑप्शन नंबर टिक लगाओ, निकल जाओ। निगलेक्ट करना आते हैं, दो कर दिए, बचे थे ऑप्शन दो। तो तुमने बोला फ्रीडम का मतलब ये नहीं है, सॉरी, फ्रीडम डज नॉट मीन अपॉर्चुनिटी। फ्रीडम का मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटी नहीं है ताकि तुम खुद की चीज़ों को इम्प्रूव करते रहो या खुद को ही मज़े देते रहो, ठीक है, या दूसरों को अलग रख दो उस चीज़ से, दूसरों को विमुख कर दो उस चीज़ से। फ्रीडम का ये मतलब नहीं है, उसने ये कहा। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तुमने दो दो पेयर बनाए, आर क्यू और एस पी, टिक लगाओगे निकल जाओगे। अब ये आता है पूरा का पूरा एग्जाम इंग्लिश का, तुम्हारे सी जी एल दे के आओगे, इससे थोड़ा सा ईजी मिलेगा, ठीक है। हाँ मुश्किल होता है सी जी एल का ये, ठीक है। ये कंबाइन है सी एच एस एल सी जी एल। तुम, मैं कह रहा हूँ एक बार ना एग्ज़ाम दे के आओ, तुम्हें मैं ये सिखा दूंगा कि एग्ज़ाम को 12 मिनट में कैसे किया जाता है। तो उसके लिए पहले रूल पता होने चाहिए, और सच बताता हूँ रूल्स याद करने पड़ते हैं। सामने देखते ही ना आंसर अगर दिमाग में आ रहा है तो कहीं ना कहीं रूल्स कॉन्सेप्ट तुम्हारे में बैठे हुए पहले से। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो सकता है जो शायद छूट जाए, या कोई ऐसा वर्ड हो सकता है जिसका मतलब पता ना हो, वो मैं मान लेता हूँ, बट कहीं ना कहीं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके कुछ चीज़ों को, कंसेप्ट को अच्छे से समझ के आराम से 50 में से 50 लेके आ सकते हो। एवरेज तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं आज की क्लास में, एवरेज जल्दी से मार्क्स बताओ, एवरेज मार्क्स कितने हैं कि कितने सही थे? 4 गलत है, बाकी तुक्के ठीक थे। तो मतलब एवरेज जो थे स्टार्टिंग में दिखते दिखते कितने मार्क्स लग रहा था कि यार ये सर ने सही बोल दिया, मैंने भी यही बोला था। एवरेज कितने होते? 50 में से 30, 25 क्वेश्चन थे, 50 में से कितने मार्क्स आते एवरेज? 7-8 सही थे, 7-8 काट दूँ? 10 मार्क्स काटूँ 10 क्वेश्चन काटूँ?
सही बताओ तुमने कितने क्वेश्चन गलत सोचे थे? एवरेज कितने आते? 35 तक आ जाते तुम्हारे। कोई बात नहीं, आज नहीं सही तो कल तो पता लग ही जाएगा, मेरा बड़ा जा रहा है, इतना रख रहे हैं फिर।